like to call upon stage Mr. Waqar Rasool Wani, Congress President. इनके साथ सवाल जवाब करने के लिए आ रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मिस्टर इशफाक गौहर. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन. ओवर टू यू सर. बहुत बहुत शुक्रिया वक़ार रसूल वानी साहब. सदर यूटी कांग्रेस साहब हैं, बहुत बहुत मुबारकें भी और बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए. चूँकि कांग्रेस एक बड़ी जमात मुल्की सतह पर इस वक्त सड़क पर है भारत जोड़ो के नाम पर, और जम्मू कश्मीर के अंदर भी नामसाइद हालात होने के बावजूद भी आप बड़ी तगदों में लगे हैं. पहले ज़रा ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन जब वक़ार रसूल मेरे सामने है, थोड़ी देर पहले आप ऑल पार्टीज़ मीटिंग से होकर आए हैं जहाँ पर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब बैठे थे. क्या कुछ तय पाया गया और एजेंडा ऑफ द मीटिंग क्या था? देखिए, एजेंडा ऑफ मीटिंग जो है वो क्लियर है कि कुछ दिन पहले चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो जम्मू कश्मीर हैं उन्होंने कहा था कि 20 से 25 लाख वोट जो हैं वो ऐड होंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, जो लगभग 80 लाख के जो पहले वोट थे उनसे अलावा, जिसमें ऑर्डिनरी रेजिडेंट की बात की गई. तो वही कंसर्न सब ऑल पार्टीज़ को था. वहाँ सारी पार्टियाँ थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेके शिवसेना, लाल सिंह जी की पार्टी, CPM, PDP, कांग्रेस. तो वी आर नॉट पार्ट ऑफ ए गुफ्कार अलायंस, बट एक ये कंसर्न है, इसी के लिए ऑल पार्टीज़ मीटिंग हुई कि 20 से 25 लाख वोटर्स जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने बताई बात, वो क्या है उसको डिफ़ाइन किया जाए, क्योंकि पहले ही हमारी आबादी कम है, हमारे वोट कम है, और हमारा कंसर्न क्लियर है कि यहाँ का MLA जो है, चाहे वो जम्मू ईस्ट का हो, जम्मू वेस्ट का हो, कश्मीर की किसी का असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का हो, चिनाब वैली का हो, रजौरी पुंछ का हो, वो यहाँ के लोग चुने जो यहाँ के बाशिंदे रहने वाले हैं. अगर वो डोमिसाइल भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई आदमी ईंट के भट्ठे पे काम करने 3 महीने के लिए आता है, एज टूरिस्ट आता है, एज स्टूडेंट इस UT में आता है, या एज मुलाजिम यहाँ पे 6-8 महीने काम करता है, मतलब जो टेम्परेरी आदमी है, वो वोट हम नहीं चाहते. हम चाहते हैं कि यहाँ का आदमी जो है यहाँ की असेंबली चुने, यहाँ का वज़ीर आला चुने, यहाँ का आदमी यहाँ की गवर्नमेंट बनाए. वही मीटिंग थी, और वो पहली एक मीटिंग कश्मीर में हुई, दूसरी जम्मू में हुई, और आगे भी मीटिंगें चलती रहेंगी. वक़ार रसूल वानी साहब, मीटिंग आप कह रहे हैं जी हम ऑल पार्टीज़ में गए थे, एहतमाम PHD ने किया था, दूसरी सांस में आप बता रहे हैं कि हम जो PHD के अकाई नहीं है. ये दो रुखी पॉलिसी तो नहीं है कि दिल्ली के लिए भी आपने एक स्टैंड बाई रखा और कश्मीर के लिए भी स्टैंड बाई रख दिया? नहीं, जितनी भी PHD की मीटिंगें हुई उनमें कांग्रेस ने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया. आज तो दावतनामा PHD का था ना ऑल पार्टीज. ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने मीटिंग रखी, ऑल पार्टीज मीटिंग रखी. जिनका दूर दूर तक PHD के साथ ताल्लुक नहीं है वो पार्टियां भी वहाँ थी. जम्मू की लगभग BJP को छोड़ के सारी पार्टियां थी. आप फोटो देखिए, आप वीडियो देखिए, और एक ही मुद्दे पे थी कि नॉन स्टेट जो नॉन रेजिडेंट वोटर्स है, जो ऑर्डिनरी वोटर्स की बात की गई थी, वही एक इशू था और कोई इशू नहीं. अच्छा, मैं ज़रा इसी इशू को ज़रा और थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ ताकि हमारे एक जो बैठे यहाँ लोग हैं इन्हें भी थोड़ा और समझ आए, और जो अक्रॉस द बॉर्डर भी और इधर उधर भी लोग देख रहे हैं उन्हें भी समझ आए, क्योंकि अब ये सारा चल रहा है. बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये है. आप कह रहे हैं कि जनाब हम आज मीटिंग इसलिए बुला रहे थे कि क्योंकि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें एक फ़िगर उन्होंने बताई जो फिगर कंट्रोवर्सीज़ का शिकार हुई. आप खुद लॉ मेकर रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, और पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट को शायद आपने भी दोबारा भी देखा होगा, पहले भी देखा होगा जब चुनाव में आए हैं. तो क्या आपको लगता है कि उस पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के हिसाब से और इलेक्टोरल ऑफिसर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तजाद है, टकराव है, जिसकी वजह से ये नौबत बनी आज? देखो, ये सही बात है कि जो वोट यहाँ पे दर्ज करेगा उसको अपनी स्टेट में वोट कटेगा, ये एक्ट है. लेकिन वो कब कटेगा, वो इलेक्शन के बाद कटेगा या इलेक्शन से पहले कटेगा, वो कौन सा, मतलब वो डिफ़ाइन ये करे कि बंदा कौन है, ये टेम्परेरी यहाँ पे रहने वाला है या ये यहाँ पे परमानेंट रह रहा है. जो भी है, हमारा यही कंसर्न है कि ये आदमी जो यहाँ पे टेम्परेरी आया है, लेबर के लिए आया है, उसका वोट है, क्योंकि 20 से 25 लाख वोटों की बात है, ये
कोई 1-2 लाख वोटों की बात नहीं मैं है। मान लेता हूँ 20 से 25, लेकिन या तो जानबूझकर, जैसे अभी अल्ताफ बुखारी साहब कह रहे थे कि कुछ पार्टियों को आदत बनी है कि छोटा सा मुद्दा है जी, कुछ नहीं है तो ज़रा उसको लंबा खींचो और फिर लोगों के अंदर तनाव पैदा करो, मिसकन्फ्यूजन पैदा करो। आप इलेक्शन कमीशन की मीटिंग में बैठे, वहाँ पर पहला नंबर एजेंडा यही था कि बताइए जी ये क्या है, वहाँ ब्रीफिंग दी गई, उसके बावजूद भी हंगामा आज। इलेक्शन कमीशन की मीटिंग हुई, मैं उस वक्त दिल्ली में था, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब गए वहाँ पे। तो पहले उन्होंने ये कहा इलेक्टोरल ऑफिसर की कि मैंने तो बताया ही नहीं, फिर बताया कि मतलब उसने किया तो मैंने ये बात ही नहीं कही। फिर सब ने कहा रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है कि आपने ये बात कही। उसके बाद उसने अपनी क्लेरिफिकेशन दी, लेकिन उस क्लेरिफिकेशन पे कोई भी पार्टी जो है मुतफिक नहीं हुई। उस क्लेरिफिकेशन को हमने कहा इसको पूरा क्लियर कीजिए कि ये आपने जो बताया 20 से 25 लाख वोट, ये कौन है, ये कहाँ से आने वाला तो आज आप नटशल में क्या किया आपने? आज मीटिंग हुई और मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि हम आगे जो है अपोजिशन पार्टीज़ को भी दावत देंगे यहाँ आने के लिए, ऑल इंडिया लेवल पे। इलेक्शन कमीशन को भी इस बारे में मिलेंगे, क्या हो सकता है तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। दरअसल निगाहें कहीं पर है, निशाना कहीं पर है? नहीं, निशाना कहीं नहीं है। जो जम्मू कश्मीर का कॉमन मुद्दा होगा, लोगों का इशू होगा, लोगों का मसला होगा, वो उसमें कांग्रेस पार्टी आगे आगे रहेगी। या क्या ये निश्तम, गुफ्तम और बर्खास्तम है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये मीटिंग आगे भी चलती रहेगी और इसके लिए हम लड़ेंगे। चलिए, आप मीटिंग्स करते रहिए, हमारी भी नज़र रहेगी। अब ज़रा कांग्रेस पर भी बात करेंगे। आपने उस वक्त कवर किया कांग्रेस को जब दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक सारी नज़रें कांग्रेस हेडक्वार्टर पर लगी हुई थी कि क्या होगा, और अचानक एक दिन शाम को आपका ऑर्डर आता है। उससे पहले भी हंगामा और उसके बाद भी हंगामा। देखिए, ये पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स है कि पॉलिटिक्स, हंगामा, आना जाना। कोई पार्टी में था, सीनियर लीडर हमारी पार्टी में थे तो चले गए, तो चलता है। इससे पहले भी मुफ्ती साहब बहुत बड़े सियासतदान थे, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे थे और कांग्रेस के 10 साल प्रेसिडेंट रहने के बाद वो पार्टी छोड़ के चले गए। पार्टी पे टेम्परेरी कोई असर पड़ा, लेकिन उसके बाद पार्टी और उभरी। बिकॉज कांग्रेस जो है 150 साल की पुरानी पार्टी है, सेकुलर पार्टी है और लोगों की आइडियोलॉजी इसके साथ जुड़ी है। ये तहरीक है और ये तहरीक ख़त्म नहीं होती है। हम मेहनत करते हैं, इंशाल्लाह इस पार्टी को और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आपको बड़ा क्लोज माना जाता था आज़ाद साहब के, बल्कि राइट हैंड भी गिना जाता था, लेकिन उसके बाद भी हंगामा। देखिए, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकती हैं। हम साथ आपके साथ या पार्टी के साथ? नहीं, हम साथ थे। वो मेरे मेंटर थे, मैं आज भी उसकी इज़्ज़त करता हूँ। मैं 20 साल 22 साल जो सियासत में दिए हैं उनके साथ रहा हूँ, उनसे काफ़ी कुछ सीखा है। लेकिन जब वो पार्टी छोड़ के चले गए तो बिकॉज मेरी जो फैमिली है और मैं हूँ पिछले 60 साल से पार्टी में, कांग्रेस में है, तो मैंने अपनी ही कांग्रेस पार्टी को चुना कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, कांग्रेस पार्टी में रहूँगा और कांग्रेस पार्टी को ही मजबूत करने की कोशिश करूँगा। क्या कोई आपने बात की आज़ाद साहब से कि आखिर वजह क्या थी इतना बड़ा डिसीजन लेने की? क्योंकि आप तो कर सकते हैं कि आप किचन कैबिनेट के मेंबर। नहीं, आज़ाद साहब से मैं मिला, फूल लेके गया, मिठाई लेके गया। 3 दिन पहले 23 को मैं गया, 26 को उन्होंने रिज़ाइन किया और ऐसा मुझे फील नहीं हुआ, ना उन्होंने होने दिया कि वो अलग होने जा रहे हैं। मैंने उनको कहा था कि जम्मू में हमारा रिसेप्शन है, आप आइए, एक बहुत बड़ा रिसेप्शन आपको देंगे, आप लीड कीजिए। तो उन्होंने कहा कि कुछ देर के बाद मैं आऊँगा, पब्लिक मीटिंग्स बहुत बड़ी करेंगे जम्मू में, तो बाद में आऊँगा। तो वो पब्लिक मीटिंग उसकी अपनी थी, हमारी तो नहीं थी। अच्छा, तो चलता है पॉलिटिक्स में। भनक नहीं लगी। अच्छा, ये बताइएगा कि इस पूरे प्रोसेस के बीच एक बड़ा सवाल ये भी है, ये सवाल इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इन लाइन जब मैं देखता हूँ फॉर्मर MLAs, इन लाइन में देखता हूँ तो फॉर्मर आपके प्रेसिडेंट जो रहे हैं, इस तरीके के लोगों का निकलना क्या वाकई तौर पर सेटबैक है आज के दिन में कांग्रेस के लिए? देखो, जो फॉर्मर MLA बने थे आज़ाद साहब से लेके, देखो आज़ाद साहब 30 साल राज्यसभा में रहे, बिकॉज ऑफ कांग्रेस रहे। और अगर वो MLA रहे हैं या मिनिस्टर रहे हैं
वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी का वोट उन्होंने लिया है, कांग्रेस की टिकट पे उन्होंने वोट लिया है। अगर वो इस वक्त फार्मर हैं तो कांग्रेस की वजह से हैं, अगर वो फार्मर मिनिस्टर हैं तो कांग्रेस पार्टी की वजह से हैं वो लोग जो आज़ाद साहब के साथ चले गए। अब हमारी ये कोशिश रहेगी कि सेकंड लाइन लीडरशिप हमारे पास तैयार है। यूथ कांग्रेस एक बहुत बड़ी तंजीम है जो हमारी सेकंड लाइन में चलती है, तो उसके लोग हैं, हम उन जगहों पे कोशिश करेंगे और लोगों को कहेंगे जो आइडियोलॉजी का वोट, जो आपने सेकुलरिज्म का वोट कांग्रेस को उन लोगों को दिया था, वो आप बदलाव में अब यंग लोगों को दीजिए। उनका जो सब्स्टिट्यूट हमने तैयार किया है उनको दीजिए, और मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि उन लोगों की हार होगी और जो हमारे दूसरे कैंडिडेट उनकी जगह आएंगे उनकी जीत होगी, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के नाम पे ही वो एमएलए बने थे, कांग्रेस के नाम पे ही वो मिनिस्टर बने थे। अच्छा, कांग्रेस के सेकुलरिज्म नाम पे ही वो जीते। राइट, वकार साहब ये बताइएगा ना, क्या वाकई तौर पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस स्ट्रक्चर डिफंग है? कांग्रेस स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है और सिर्फ चंद लोगों के इशारों पर कुछ लोगों को खड़े किया जाता है, जिन्हें ये कहा जाता है कि ये जी यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, एक। और दूसरा जो बड़ी बात आज़ाद साहब लगातार पिछले कई दिनों से इंटरव्यूज़ में कह रहे थे कि साहब मैं जी इतना सीनियर हूँ लेकिन राहुल गांधी से मिलना बड़ा मुश्किल है। शायद ही राहुल गांधी को अपने विधायकों का नाम पता हो, स्टेट प्रेसिडेंट्स का नाम पता हो। देखो, वो उसका अपना पर्सनल मामला है, हमसे तो ऐसी बात कभी की नहीं उसने कि मुझे राहुल जी मिलता नहीं है। जब वकार रसूल ने राहुल जी से टाइम मांगा मुझे मिला, जब रमन बल्ला साहब ने टाइम मांगा तो उससे मिला। आज़ाद साहब एक बड़े लीडर थे, उनके लिए कभी अपॉइंटमेंट का मसला ही नहीं था। वो सोनिया गांधी जी के पास डायरेक्ट मिलने जाते थे, राहुल गांधी जी के पास डायरेक्ट मिलने जाते थे। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई इशू था, उनका अपना इशू होगा। मैं उस पर शायद यहाँ पे बात ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ। प्लीज़ आप किसी और मुद्दे पे जाइए प्लीज़। मैं ज़रा आऊँगा स्टेट पर। यूनियन टेरिटरी के लगभग 3 साल मुकम्मल हुए और इन 3 सालों के दौरान कांग्रेस, मैंने सड़क पर भी देखा धरने प्रदर्शन करते हुए, कई बार आपने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, लेकिन बदलते जम्मू कश्मीर के बीच, ये बदलता वर्ड मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि दिल्ली की होम मिनिस्ट्री से लेकर वज़ीर-ए-आज़म साहब तक और फिर एलजी ऑफिस तक ये कहा जा रहा कि जनाब अनएक्सपेक्टेड चेंज हुई है। कांग्रेस कितना एक्सपेक्ट कर रही है इस स्टेटमेंट से? बदलता जम्मू कश्मीर कब देखा आपने बदला हुआ है? अब दिखाओ। यहाँ के जम्मू के साथी बैठे हैं, यहाँ स्मार्ट सिटी का नारा दिया गया था कि स्मार्ट सिटी बहुत ज़बरदस्त बनेगी जम्मू। अभी पिछले बरसात में आपने देखा स्मार्ट सिटी का क्या हाल हुआ। यहाँ जम्मू में 90s में फ्लाईओवर एक बना था, और पिछली बार जब हमारी गवर्नमेंट थी, उमर अब्दुल्ला साहब और कांग्रेस की, रमन बल्ला साहब गांधीनगर के मिनिस्टर एमएलए थे, तो एक फ्लाईओवर विक्रम चौक का बना है। उसके बाद आप देख लीजिएगा जानीपुर रोड पे कितना जाम रहता है, केनाल रोड पे कितना जाम रहता है, कितनी मतलब चेंज होनी चाहिए थी इस जम्मू सिटी में, कुछ नहीं हुआ। वहीं का वहीं है, वही कश्मीर की हालात, वही हमारे जो बनिहाल जैसे रूरल एरियाज, चिनाब वैली की जो सड़कें हमारे टाइम में पीएमजीएस में बनी थी वही सड़कें आज भी हैं, जो सड़कें नाबार्ड में बनी थी वही आज हैं, जो बिजली हमारे टाइम में लगी थी वही आज है। मुझे नहीं लगता है कि 3 साल में ऐसा कोई बदलाव आया जिसको हम डेवलपमेंट के हिसाब से ये कहें कि कोई बदलता जम्मू कश्मीर है। मैं अभी मोबाइल पे यहाँ पे बीजेपी के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी बैठे थे, वो कह रहे थे कि इंदिरा गांधी जी ने सुटून ही रखा, रेल हमने पहुंचाई। मैं उसको कहना चाहता हूं कि बनिहाल में एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ जिसमें प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, मैडम सोनिया गांधी, उस वक्त के रेलवे मिनिस्टर सारे मौजूद थे जब हमने बारामूला से बनिहाल तक ट्रेन चलाई। उसके बाद कटरा की ट्रेन जो है वो उधमपुर से कटरा तक बराबर तैयार थी। मनमोहन सिंह जी ने कुछ फॉल्ट था उसमें, उनने इनाग्रेशन नहीं की, बाद में प्राइम मिनिस्टर साहब आके उसमें इनाग्रेशन। ये प्रोजेक्ट जो था ये अंडर कंस्ट्रक्शन था। कोई भी प्रोजेक्ट जो है जो चल रहा होता है उसमें दूसरी गवर्नमेंट उस प्रोजेक्ट को बंद नहीं कर सकती। आप नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट ले लीजिएगा, चिनानी नाशरी टनल 2014 से पहले जो है उसका सुराग जो है हो गया था,
वो खोदा हुआ था, वो थ्रू हो गया था, अंदर का काम चल रहा था। बनिहाल का जो 4 लेन का टनल है, बनिहाल से लेके काजीगुंड तक 2010 में 11 में, अभी मेरे पास फोटो मौजूद है, सीपी जोशी साहब जो ट्रांसपोर्ट रोड मिनिस्टर थे, वो आए, आज़ाद साहब थे, फारूक अब्दुल्ला साहब थे, उमर अब्दुल्ला साहब थे, मैं भी था, आई वॉज MLA एट दैट टाइम। हमने उसका फाउंडेशन डाला। 2014 तक उसका आधे से ज़्यादा खोदाई का काम कंप्लीट हो चुका था। 4 लेन का काम हो या रेलवे का काम हो, बिकॉज दे आर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। अभी रूलिंग पार्टी जो है, एक बड़े ब्रिज का अभी उन्होंने चढ़ाया था सोशल मीडिया पे, टीवी पे, कि ये जो रियासी में एक बहुत बड़ा एशिया का कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज बन गया, हमारी उपलब्धि है। बड़ी उसका काम उससे पहले चल रहा था। ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे, चाहे रेलवे का था, चाहे 4 लेन का था। ये मतलब है कि जनाब ये जो तो ये सारे काम जो है, इन्हीं को गिनते ये बोल रहे हैं बदलता जम्मू कश्मीर। मुझे तो नहीं लगता है डेवलपमेंट के लिहाज से कुछ नया है। जो काम उस वक्त शुरू हुए थे वही काम है। जावे श्रीनगर में, श्रीनगर में एक ही फ्लाईओवर बना, वो भी तब शुरू हुआ है। ये जो हजारों करोड़ रुपया पंप हो रहा है, और लास्ट 2-3 बजट्स को अगर आप देखें, जो बजट एलोकेशन जिस तरीके से आ रही है, उसे आप कैसे दें, जो आप खुद मिनिस्टर रहे हैं? बजट एलोकेशन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए लग रही है, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके लिए लग रही है। फिर तो विल है ना सेंटर में बैठे लोगों का, जो ये चाहते कि भैया चलो इन्होंने अधूरा छोड़ा था, मैं इसको नहीं बताए ना, इनको बताए, एक काम बताए। हाँ, एक दो काम हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा काम जो है वो हमारी यूपीए सरकार के सैंक्शन प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो रेलवे के हैं, चाहे वो हाईवे के हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के हैं। हाँ, कुछ काम इनकी सरकार में हो गए होंगे, लेकिन उतना कोई तूफान नहीं है जो इन्होंने 2019 5 अगस्त को जब इन्होंने स्टेट को यूटी बनाया और 370 हटाया, उस वक्त जो इन्होंने ख्वाब बताया था लोगों को कि तूफान की इंडस्ट्री आएगी, लोगों को नौकरियां मिलेगी। इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 16.5 है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बेरोजगार नौजवान जो है जम्मू कश्मीर में, सबसे ज़्यादा। आप जाइए हमारे इलाकों में, फाके लग रहे हैं लोगों को। गुर्बत इतनी बढ़ गई है, कोई कहने की बात नहीं है। रिटायर लोग होते हैं, तहसीलों में रिटायर हो 100 अगर 1 साल के हो जाते हैं, नए 10 लगते हैं। जब लगे थे तब पॉपुलेशन आधे से भी कम थी, या चौथा हिस्सा पॉपुलेशन थी। आज इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन में नए लोग ना गवर्नमेंट में लग रहे हैं, ना प्राइवेट सेक्टर कहीं है, ना कुछ है। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, मुझे नहीं लगता है ना इंडस्ट्री कोई लगी, ना रोजगार कोई मिला, ना कोई ऐसा काम हुआ जिससे हम बताएंगे कि एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। मुझे नहीं लगता। ये जिस्म, ये जिल्द सब मिट्टी से बनी है। नहीं, जिल्द तो प्रोटीन से बनी है ना अम्मी? हाँ, जिल्द में 60% प्रोटीन है, और ये है क्लिनिक प्लस साबुन, इसमें भी प्रोटीन है। जिल्द में प्रोटीन, साबुन में भी प्रोटीन। क्लिनिक प्लस का पहला प्रोटीन से लैस साबुन जो दे सेहतमंद दमक। अच्छा, मैं मनरेगा पर आऊँ और सोशल सिक्योरिटी पर आपसे गुफ्तगू, क्योंकि आपका बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। लेकिन उससे पहले ये जानूँ, आप कहेंगे 5 अगस्त को जो फैसला जी बीजेपी ने लिया, उसके बाद ये हुआ, उसकी आधी जिम्मेदारी तो आप पर भी है। आप वो खुद को कैसे पीछे करते हैं? राज्यसभा में आप भी थे ना। हमारी कौन सी राज्यसभा में आप, देखिए हमारी जिम्मेवारी है ना। अभी आपने भी एक मिनट, आपने देखिए आपने आपकी पार्टी ने, क्या मतलब नेशनल इंटरेस्ट में आकर आपकी पार्टी ने कहां पर वोट किया? राज्यसभा में। मतलब फेवर में किया, अगेंस्ट में किया? गवर्नमेंट की बिल के जो 5 अगस्त को बाइफरकेशन का बिल आया, कांग्रेस ने इन फेवर वोट किया या अगेंस्ट वोट किया? नहीं, वो राज्यसभा की मैं बात नहीं कहूंगा। जिस वक्त हटाना था उन्होंने हटा दिया। नहीं, वो गवर्नमेंट को हटाना था, वो हटा दिया। आपका भी तो हाथ है। मान लीजिए ना, जम्मू कश्मीर के लोगों को वो अलग टॉपिक है। जहां तक कितना रोल है, देखिए मेरी बात तो ये सही है, लेकिन रोने के पीछे दूसरा चेहरा। देखिए, अभी आपने मनरेगा की बात की। नहीं, पहले मेरे मुद्दे पे रहिएगा। देखिए अपने मुद्दे पे रहिए ना जनाब। पहले मैं भी रीऑर्गेनाइजेशन के वक्त हमारी वहां पे, क्योंकि देखो कांग्रेस की बात नहीं है, वहां पे अपोजिशन मैनेजर थी। जैसे हम नीतीश कुमार की बात करेंगे, उसने तो फेवर में वोट डाला। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की बात करेंगे, जब हमारे पास वोट ही नहीं था तो नहीं, ठीक है, हम कैसे उसको रोक सकते? बाहर जाते, हम रोक ही नहीं सकते। बाहर जाते डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो आपने भी उसी का साथ दिया जो राणा साहब और इनकी पार्टी बहुत दिनों से कर रही थी। हमारे अपोजिशन लीडर जो थे उस वक्त, उनने पूरा लड़ा। लेट जम्मू कश्मीर पीपल डिसाइड दिस थिंग। मैं जरा आगे बढ़ूंगा। और आपने कहा कि जनाब एंटायरली कुछ नहीं हो रहा है,
और आप ही के जो दीगर पार्टियों के लीडर आए, उमर साहब आए और दीगर लीडर, उन्होंने कैंडिड कन्वेक्शन इतना तो किया, कहा कि जनाब ये भी कहना कि कुछ नहीं, वहाँ थोड़ा बहुत काम हुआ, मनरेगा में काम हो रहा है, उधर इधर हो रहे हैं काम। आप आउटराइटली कह रहे हैं कि जनाब क्या हुआ जी, कुछ तो हुआ ही नहीं, ये हज़ारों करोड़ रुपया बीजेपी के खाते में जा रहा है या दिखता कहाँ है? बताओ दिखता कहाँ है? दिखाइए। मैंने चीज़ें गिनी, ये भी चीज़ गिने। हाँ, ये एम्स 2 गिन सकते हैं, हाँ इन्होंने बनाए, सही बात है, बन रहा है। कश्मीर वाला अभी बना नहीं, जम्मू वाला बन रहा है, ठीक है, इन्होंने बनाया। सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हम गिनेंगे, मेडिकल कॉलेज जो बने हर जगह वो हम गिनेंगे, हमारी उपलब्धि है, कांग्रेस की उपलब्धि है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी तो हम गिनेंगे। ये तो वो जो काम इन्होंने किए वो ये गिनेंगे, जो हमने किए वो हम गिनेंगे, नेचुरली बात है। वकार रसूल साहब, आप फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, आप एमएलए रहे हैं और 5 अगस्त के बाद की पूरी कहानी आपके सामने है। अब जो हवा चल रही है, इस हवा के बीच क्या कहीं आपको चुनाव नज़र आ रहा है? देखिए, हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी बहाल होनी चाहिए। आप आज देख लीजिएगा, आप सेक्रेटरीट जाइएगा, यहाँ पे बीजेपी के प्रेसिडेंट भी सामने बैठे हैं, ये हमारे साथ कुलीग रहे हैं, एमएलए रहे हैं। हजारों लोग दिन को विजिट करते थे मिनिस्टरों के पास, कमिश्नरों के पास, एमएलएज अपने लेके काम करवाते थे। आज आप जाइए, आपको लोग ही नहीं नजर आएंगे, क्योंकि उनका काम ही नहीं होता है। डेमोक्रेसी है ही नहीं कहीं। स्टेट बता रही है कि हमने जिस डेमोक्रेसी है ही नहीं। घर बैठे जी वो काम करवा रहे हैं अपना, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज का शो। नहीं, घर बैठ के किसका काम होता है? ऑनलाइन जी चल रहा है। डेमोक्रेसी बहाल होनी चाहिए। लोग स्टेट हमारी 132 डिपार्टमेंट हम ला चुके हैं नेशनल गारंटीज एक्ट में, जहां पर अगर आपको काम नहीं होता तो जाके आप एक एप्लीकेशन करेंगे तो अफसर की टांगे खड़ी हो जाएंगी। कौन सा काम? देखिए, बात सुनिए, जो आप इस वक्त यहाँ पे बैठे हैं, मैं आपके साथ एज अपोजिशन पार्टी बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है आपकी बातों में एक अपोजिशन पार्टी की वो खुशबू आ रही है। मुझे नहीं चाहता है मैं आप इस पे बात करो। मसला ये है, देखिए, डेमोक्रेसी बहाल होनी चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, टाइम पे होने चाहिए थे, नहीं हुए। अगर इलेक्शन होंगे, आपके एमएलए चुने जाएंगे, आपकी गवर्नमेंट आएगी, जिसकी भी आए, मिनिस्टर बनेंगे, सीएम बनेंगे, लोगों को राहत मिलेगी। इन्होंने अभी यहाँ पे मैं सुन रहा था, कह रहे थे हमने इतने वोट डलवाए, डीडीसी बनाए, बीडीसी बनाए। पावर क्या है? आप मुझे बताओ, एक बीडीसी बनाया, उसके पावर क्या है? उससे काम क्या करवाते हैं आप? डीडीसी बनाए, उनसे क्या काम करवाए? कल में बैठिए, वो बताएंगे उनके पावर्स कितने और कितना पैसा उनको मिल रहा है। उनको वही डिस्ट्रिक्ट प्लान के हिस्से किए गए और उनको उसमें से थोड़ा सा उनको दिया गया। उसके बाद क्या है? उनके पास नहीं, उनके पास कोई बंदा काम कराने के लिए जाता है, एक का काम नहीं निकलता है। तो लिहाजा हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट बहाल हो, डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी की सपोर्ट में भी है। स्टेटहुड जो हमारी जबरदस्ती छीनी गई। देखो, आप किसी भी स्टेट का स्टेटहुड छीन नहीं सकते हैं, क्योंकि लोगों ने आपको उसके लिए मैंडेट नहीं दिया होता है। आप छीन ही नहीं सकते थे। ये होते कौन थे हमारे स्टेटहुड छीनने वाले? इनको स्टेटहुड हमें वापस देना चाहिए, इलेक्शन करना चाहिए, डेमोक्रेसी को बहाल करना चाहिए। कांग्रेस इलेक्शन लड़ेगी और कांग्रेस इंशाल्लाह इलेक्शन में। चुनाव कहीं इस साल के आखिर तक नजर आ रहे हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलेंगे ये इस साल चुनाव करवा रहे हैं कि या 2030 तक ले जाएंगे इसको। ये इनका काम है, हमारा तो नहीं है। देखिए यार, हम तो चाहते हैं, देखिए हम ऐसा क्यों परसेप्शन पैदा हो रहा है? हम चाहते जनरल इलेक्शंस के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव। देखिए, 2014 में एक चुनाव हुआ है, दूसरा 2020 में होना चाहिए। आज 2022 चल रहा है, 23 शुरू होने वाला है। क्यों इन्होंने चुनाव रोका है? वाई? क्यों इन्होंने स्टेट को यूटी बना दिया? क्योंकि अगर ये स्टेट होती तो 6-6 महीने के बाद इनको पार्लियामेंट में जाता, गवर्नर रूल को एक्सटेंड कराना पड़ता। क्यों यूटी इसीलिए बनाया कि हम लंबा चलेंगे, 24 में ले जाएंगे, 26 में ले जाएंगे। तो हम तो डिमांड करते हैं इमीडिएट नवंबर में ही चुनाव कराएं। हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, कांग्रेस पार्टी तैयार है। हम कहते हैं स्टेट वापस दे, डेमोक्रेसी बहाल हो जाए और लोगों की चुनी हुई सरकार आए, ताकि लोगों के मसले मसाइल भी हल हो जाए और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो एमएलएज उनके हुआ करते थे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसियों में, उनसे, जैसे मैं भी था, लोग सुबह शाम हजारों लोग हमारे पास विजिट करते थे और अपने मसलों मसाइल हम कहीं ना कहीं उनका मसला हल करते थे। आज लोग परेशान हैं, लोगों के मसले ही नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट इसीलिए बढ़ी। हम असेंबली में लड़ते थे कि भैया पोस्टें जो आपकी गवर्नमेंट की खाली होती है उनको फिलअप कीजिए, लेकिन आज वही हालात है। आज एसआई का आप देख लीजिएगा घोटाला, वो जो फाइनेंशियल अकाउंट्स एफएज हैं,
उन पे घोटाला, उनकी परेशानी, नई पोस्टें फिलअप ही नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं हम असेंबली में आवाज बनते थे लोगों की, हम क्या बाकी एमएलएस भी इशू उठाते थे, लड़ते थे सरकार से, सरकार को कहीं ना कहीं मजबूर करते थे लोगों के मसलों मसाइल और परेशानियां हल इतना तो क्रेडिट दीजिए इनको, सरकार को, कि अगर कहीं कंप्लेंट हुई कि इनको मैं एक क्रेडिट देता हूं, देखो इनको मैं या चोर दरवाजे से कोई नौकरी हासिल क्रेडिट देता हूं, उसको वो स्टॉप कर रहे हैं, रोक रहे हैं। 3-4 जगह पत्थर पड़ते थे, पत्थर फेंकते थे, वो इन्होंने बंद कराए, वो मैं क्रेडिट देता हूं। लेकिन ना इन्होंने मिलिटेंसी पे कोई काबू नहीं हुआ। 2014 में ये कहते थे कि जनाबे वाला मिलिटेंसी जो है वो अभी 90 मिलिटेंट बच्चे हैं, आज दोबारा कहते हैं नहीं 250 बच्चे हैं, पाकिस्तान में 250 की 400, ये स्टेटमेंट है डीजीपी की आती रहती है। टारगेट किलिंग्स जो है वो कंटिन्यू है। अभी आपका जो कृष्णा डाबे वाला था, 30 साल उसको किसी ने टारगेट नहीं किया, लेकिन इसी पिछली सरकार में वो मारा गया। डॉक्टर बिंद्रू जो है 30 साल, 30 साल देखिए माइनॉरिटीज की किलिंग हो रही है, उसको रोकने की जरूरत है। आप वकार साहब, अगर पॉलिटिकल पार्टियां हवा ना बनाएं तो माइनॉरिटीज की किलिंग होगी, सीधा सा सवाल है। आप ये क्रेडिट पॉलिटिकल पार्टीज को दे रहे हैं कि कोई मर रहा है, कोई चाहेगा यहाँ मरेगा। हम चाहते हैं कि हम सब ने काम किया मिलिटेंसी के खिलाफ, सब ने। देखिए बात सुनिए, कांग्रेस की जम्मू कश्मीर, मैं ओवरऑल सबके लिए कह रहा हूँ, क्या आपको नहीं लगता है कि जब जिम्मेदार आदमियों की तरफ से स्टेटमेंट्स आते हैं तो माइनॉरिटीज ऑटोमेटिकली खतरे में पड़ जाता है उस वक्त, चाहे वो जम्मू के अंदर माइनॉरिटी है, कश्मीर के अंदर माइनॉरिटी है, लीडरशिप की स्टेटमेंट की वजह से माइनॉरिटीज मरती है। क्या आप इस बात को नहीं मानेंगे, एंडोर्स नहीं करेंगे, चाहे वो लेफ्ट से स्टेटमेंट आए, सेंटर से स्टेटमेंट आए? देखो हमारी तरफ से कभी ऐसा कोई स्टेटमेंट आया नहीं है हमारी पार्टी की तरफ से जिससे माइनॉरिटियों को टारगेट बना दिया गया। हाँ, जो ये बात कह रहे हैं ये उन्हीं पे दोबारा जाती है उन्हीं पे दोबारा जाती है। अभी आप कह रहे हो कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट को वोटर बनाएंगे, उसको यहाँ बस्कीन बनाएंगे, नेचुरली ऐसी चीजें हो जाती हैं फिर बाद में। तो मैं चाहता हूं कि किसने कहा है, हु टोल्ड इट, मतलब अब ऐसा इशू, पॉलिटिकल पार्टीज मिस इंटरप्रेटेड इट, कोटेड बिफोर द पीपल। बताइए कहां पर ये है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में? क्लियर तो है वो इशू हमने देखिए, वो हमने इशू डिस्कस किया। हमारे अंदर भी ये प्रॉब्लम है ना, जब ये इश्यूज आए ना तो शायद हमने भी डिबेट उतनी खुल के ना की हो इस पर। लेकिन आप सीनियर मोस्ट आदमी, देखिए राणा साहब सीनियर है, दीगर लोग सीनियर है, आपको कम से कम इतना तो सोचना, मेरी बात सुनिए, 30 साल पहले मैसेज क्या दे, 30 साल मिलिटेंसी को हुए, मेरे ख्याल में 33 साल हो गए जी, 32-33 साल हो गए। जब मेरी उम्र 12-13 साल थी तब से मिलिटेंसी है। तब 12-13 उम्र की पता नहीं होता है आदमी को क्या चल रहा है बाहर, लेकिन जूही जूही हम जवान होते गए और हमने कभी हमेशा इस मुसीबत को देखा, हमने सामने लोग मरते हुए देखे, हमारी भाई बच्चे चाहे वो किस हिसाब से मरे, औरतें विधवा होती हुई देखी, बच्चे यतीम हुए वो देखे। कौन चाहता है मिलिटेंसी यहाँ रहे? कौन चाहता है, खुदा न करे हम ये चाहेंगे कि माइनॉरिटी को किल किया जाए? हमने यहाँ पे मनमोहन सिंह जी ने 6000 नौकरियां दी थी कश्मीरी पंडित्स को। हमारी सरकार ने शेड्यूल कास्ट के लिए प्रोविजन किया था कि शेड्यूल कास्ट को 8% जो है, 8% जो है हर डिस्ट्रिक्ट में, तो हर एक मिनट एक बात करूँ, ठीक है जी, कंप्लीट। शेड्यूल कास्ट के लिए 8% जो कोटा हर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, वही लोग लगे। अब इस सरकार की जिम्मेवारी थे कश्मीरी माइग्रेंट जो वहां गए हैं उनकी प्रोटेक्शन सोचने के लिए, जो शेड्यूल कास्ट जम्मू से गए हैं वहां नौकरियां कर रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, उनका प्रोटेक्शन देखने के लिए। तो गवर्नमेंट सरकार की, हमारे टाइम तो नहीं ये डेथ हुई, लेकिन इनके यही तो मेरा सवाल था कि माइनॉरिटीज को लेकर जब मैं यूपीए 1 और यूपीए 2 को देखा हूँ, हैट्स ऑफ, अच्छा काम किया उन्होंने माइनॉरिटीज़ को लेकर एक बड़े कैनवस पर देखे, लेकिन लूप होल्स उसमें 1 और 2 की पॉलिसी में इतनी ज़्यादा रही कि आपने उनको एक तरफ से उठाया दूसरे तरफ डाल दिया, यानी एक जेल से निकाला दूसरे सेंट्रल जेल में डाल दिया। इतनी तो उनकी ज़िंदगी बची है। किस चीज़ को रिहैबिलिटेशन कह रहे हैं? न तो बीजेपी उनको अभी तक रिहैबिलिटेट कर पाई, न यूपीए 1 न यूपीए 2 कर पाई। रिहैबिलिटेशन का वर्ड बहुत बड़ा है, इसके कैनवस बहुत बड़ा है। देखिए बीजेपी ने तो उनके नाम पे वोट ही लिया सारा, उनको एक्सप्लॉइट किया पूरे हिंदुस्तान में, उनके साथ जुल्म। हाँ जुल्म तो हुआ। हम चाहते हैं कश्मीरी पंडित्स की रिटर्न हो, इज्जतदार रिटर्न हो, सिक्योर प्लेस में वो रहे, सिक्योर प्लेस में उनका जॉब हो, जॉब की आइडेंटिफिकेशन हो। वही एक जो यूपीए का देखे वकार साहब, वो इज्जत वाला रिटर्न कहाँ पर रहा? आप उनको एक एरिया से लाकर एक कंफाइनमेंट जोन में डाल देंगे तो इज्जत वाली जिंदगी कहाँ है उनकी?
देखिए वो तो कैदी वाली जिंदगी देखिए है उसकी। मेरी बात इस बात सुनिए। को हमें सबको मानना पड़ेगा। यूपीए सरकार का ये मानना था कि अगर इन लोगों को हम जॉब देते हैं, 6,000 लोग हैं या कितने भी हैं, ये जॉब के ज़रिए वहाँ पहुँचेंगे, अपने कश्मीर में रहेंगे। लेकिन उस टाइम से हमारे टाइम तक तो खास कोई, मुझे नहीं लगता है कोई ऐसी किलिंग हुई। किलिंग्स नहीं। लेकिन अगर इनके टाइम में हुई, बीजेपी की सरकार सेंटर में है, यहाँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर इनके टाइम में हुई तो प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी भी इनकी बनती है। अगर एक मारा गया दूसरा नहीं मरना चाहिए, तीसरा नहीं मरना चाहिए, कंटिन्यू टारगेट नहीं होना चाहिए। अब पुलिस वाला भी मर रहा है, लेबर भी मर रहा है, और जो मैंने कृष्णा डाबा वाला और डॉक्टर बिंद्रू की मिसाल दी, 30 साल से वो आदमी दवाई बेचता था, 30 साल से कृष्णा डाबा वाला, तो हमारे टाइम में तो उसको किसी ने छेड़ा नहीं। आज कैसे टारगेट हुआ? इस टारगेट किलिंग तो कहीं ना कहीं रोकना है ना। तो आप कहोगे पूरी नॉर्मलसी हुई है, बदलता जम्मू कश्मीर है, कहां बदला? मिलिटेंसी के मामले में सेम है। हाँ, मैंने एक क्रेडिट दिया, चलो पत्थरबाजी 2-4 जगहों पे जो होती थी वो बंद हुई, लेकिन हालात वैसी की वैसी है जैसे थी। और मुझे लगता है 33 साल हो गए, क्या पता अभी कितनी देर ये हालात, हम दुआ करते हैं हालात सुधरे, क्या पता कितनी देर ये और रहेगा। अब जरा जम्मू कश्मीर से थोड़ा बाहर आते हैं और बात करते हैं कांग्रेस के उस बड़े मंसूबे की जो इन दिनों चल रहा है, पद यात्रा को लेकर कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो। क्या वाकई तौर पर जरूरत है भारत जोड़ने की? देखो कहीं ना और ये कहीं जोड़ने वाला लफ्ज जो है ये जरा एक्सप्लेन करें, क्योंकि आप देखो, तो आपने देखा पिछले सालों में लिंचिंग कितनी हुई और कितनी नफरत बढ़ गई है लोगों में। पोलराइजेशन पे ही इलेक्शन लड़े जाते हैं। सारा मसला हिंदू और मुसलमान के बेस पे, आप स्पीचें इनकी देख लीजिएगा, हर चीज़ देख लीजिएगा। ये जो दूरी जो इनकी आइडियोलॉजी से बढ़ी है, जो आइडियोलॉजी से दूरी बढ़ी है, उस दूरी को कम करने की ज़रूरत है। किसी न किसी को तो इनिशिएटिव लेना था। आज राहुल गांधी अपने तमाम साथियों समेत कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक पद यात्रा के लिए निकले हैं। पद यात्रा चल रही है, आप देख रहे हैं कितना रिस्पांस है लोगों का। और इंशाल्लाह जो भारत जोड़ो तहरीक है, ये कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी की उस तहरीक से जुड़ते हैं जो अंग्रेज़ों के खिलाफ थी। क्रिटिक तो एक आज यही तहरीक जो है कन्याकुमारी से चली है, और इंशाल्लाह भारत जुड़ेगा। और जो भाईचारा यहाँ कायम था, उस भाईचारे को हम दोबारा बहाल करने की कोशिश करेंगे, एज अपोजिशन ही करेंगे और पूरा बहाल करने की कोशिश करेंगे। एक आखिरी चीज़, बस आखिरी सवाल आपसे मेरा ये होगा कि अगर आज के दिन चुनाव का अनाउंसमेंट होता है और फिर कुछ वक्त के बाद इंतखाबात होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के स्कोर बोर्ड पे आप क्या कुछ देख पाते हैं? आपका एक्सपीरियंस क्या है? देखो, चुनाव के पहले ही आप ये एग्जिट पोल तो बता नहीं सकोगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी है उनके खिलाफ वेव है। आप मानेंगे एंटी इनकम्बेंसी जाएगी? एंटी इनकम्बेंसी भी है। स्टेट का दर्जा इन्होंने सबसे ब्लंडर जो किया, जिसके लिए लोगों ने इनको वोट नहीं दिया था। अगर आप किसी भी स्टेट में ये बताओगे, अगर आप हमको पावर में लाओगे, जैसे गुजरात में आज चुनाव हो रहा है या हिमाचल में चुनाव हो रहा है, अगर कोई पार्टी ये बताएगी कि अगर आप हमें पावर में लाओगे हम आपको स्टेट का दर्जा छीनेंगे, हम आपको जो स्पेशल स्टेटस मिला है वो छीनेंगे, तो जनाबे वाला क्या उस पार्टी को वोट मिलेंगे? ये तो गलत फहमी में। जब ये लोग इलेक्शन में जाएंगे इस चीज़ का जवाब इनको लोग देंगे। दूसरी बात, अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी का मुद्दा जो है ज़बरदस्त है और जे.एंड.के में बहुत ज़्यादा है। हम चाहते हैं बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार मिले, मेरी दिली चाहत है, रब की कसम। ऐसा नहीं है कि मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाहता हूँ। दुख होता है। मेरा एक छोटा सा गांव है, मतलब मोहल्ला है वो, जिस मोहल्ले में 400 वोट होंगे, उस मोहल्ले में 18 इंजीनियर डिग्री करके बेकार बैठे। 18 इंजीनियर मैं परसों गिन रहा था। स्टेट की हालात क्या होगी? एमए, पीएचडी, बड़ी बड़ी डिग्री, एमबीए करके जॉब मिलता ही नहीं है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। डेली वेजर बहुत सड़कों पे है। मनरेगा में जो लोग काम करते थे, कितने साल हो गए आज तक उनको किसी ने पूछा नहीं। स्कोर बोर्ड पे क्या देख रहे हैं? पूछा ही नहीं। मैं वही कह रहा हूं, हर आदमी जो है प्रोटेस्ट पे है। ये जो क्या कहते हैं,
महंगाई तूफान की। आप मुझे बताइए Government denial ओवरऑल मजदूर की मजदूरी कितनी है? Government तो 600 denial रुपए कर रही है, है, करेगा 500 से है। 600 रुपए। आप मुझे बताओ 600 रुपए में एक आदमी क्या करेगा, वो भी अगर मजदूरी मिली उसको। आप बताइए तेल का रेट क्या है? 250 रुपये, 220 रुपये। सब्जी लेने जाओगे मार्केट में आपको 150-200 रुपये की मिलेगी। आप जो भी चीज़ लोगे महंगा है, महंगाई ने कुचंबर बना दिया आम इंसान का। तो ये इशू तो है ना, इन इशाओं को देखे। मैं बीजेपी को कहूँगा वो स्टेटहुड बहाल करे, फिर इलेक्शन में आए। जो लैंड और लैंड की जो हमारा तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, फिर इलेक्शन में आए। जो डेली वेजर, मनरेगा वाले, NYC, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड और जितने भी लोग सड़कों पे हैं उनका मसला हल करके आप इलेक्शन में आ जाइए। बेरोजगारी को काबू करके आप इलेक्शन में आ जाइए, तब जाके आपको वोट मिलेगा। नहीं तो आपको लोग जो है जम्मू कश्मीर के लोग हैं उखाड़ के फेंक देंगे, उस वक्त फिर आपका एड्रेस भी नजर नहीं आएगा। कांग्रेस के स्कोर बोर्ड पे क्या देख रहे हैं आप? देखिए, कांग्रेस जो है एक विचारधारा है, सेकुलर पार्टी है। कांग्रेस ने यहाँ काम किए, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा काम किए। अगर डिस्ट्रिक्ट यहाँ बने तो कांग्रेस ने बनाए, अगर कॉलेज खुले सबसे ज्यादा कांग्रेस के टाइम। स्कोर बोर्ड पे क्या देख पा रहे हैं आप? मुझे लग रहा है कि कांग्रेस अगले इलेक्शन में, मैं गिनूंगा नहीं लेकिन मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि कांग्रेस का एक बहुत बड़ी अच्छी लीड होगी इस आने वाले इलेक्शन में, जिसके लिए हम लगे हैं। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया वकार रसूल वानी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और अपना वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।